जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा अपने इस चैनल वर्तमान भारत में स्वागत करता हूं आप सबों का। जैसा कि आप सभी मेरे पिछले वीडियो को भी देखिएगा तो देखिएगा, मैं राजनीतिक विषयों पर अपने विचार प्रकट करते रहता हूं और सही बात भी है। इस दुनिया में और है क्या जो सबसे श्रेष्ठ चीज हो? जो सबसे श्रेष्ठ चीज है वह सत्ता है, और सत्ता जिसके हाथ में है वह सामान्यतः राजा मान लिया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं। जिसके हाथ में सत्ता है वह वास्तव में नौकर है। यह लोकतंत्र की वास्तविकता है। जिसके हाथ में सत्ता है वह दलाल है, नौकर है, ठेकेदार है, क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन है। मैंने इस विषय पर अनेकों बार टिप्पणी की है, लेकिन बंधुवर बात इतनी सी है, मैं हमेशा राजनीति पे बात तो करता हूं, परंतु मैं लोकतंत्र विरोधी बातें करता हूं। मैं हमेशा लोकतंत्र की आलोचना करता हूं। ऐसा क्यों है कि मैं लोकतंत्र की आलोचना करता हूं? ठंडी का मौसम है, खड़ा होकर भाषण देने से अच्छा है बैठे बैठे बात करूं। बातें तो उतनी ही होंगी। मैं लोकतंत्र की आलोचना करता हूं। क्या मेरे पास विकल्प है लोकतंत्र का जो मैं लोकतंत्र की आलोचना करता हूं? तो मित्रों, सच बात यह है कि मैं लोकतंत्र के विरोध में बातें करता हूं, क्योंकि एक राजा कभी भी लोकतंत्र का समर्थन नहीं कर सकता है। राजा संप्रभुता संपन्न होता है। राजा के लिए उसकी प्रजा महत्वपूर्ण होती है, और राजा और प्रजा के बीच में कोई दलाल का अस्तित्व नहीं होता। राजा और प्रजा के बीच में कोई दलाल नहीं होता, मीडिएटर नहीं होता है। राजा के पास जनता की आवाज नहीं होती। राजा के पास जनता की कोई आवाज नहीं होती। जनता की आवाज नहीं होती का मतलब क्या है? आप कहेंगे भाई आवाज पहुंचती नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात है। राजा के पास केवल और केवल उसकी प्रजा होती है, और वह प्रजा का पिता होता है, स्वामी होता है। राजा प्रजा का निर्माता होता है। राजा प्रजा का जनक है। कहीं आप प्राचीन काल में तो नहीं भटक जाएंगे इस सबसे? जनक, पिता। तो राजा प्रजा का पिता है, जनक है। राजा प्रजा का निर्माता होता है। इसलिए राजा के पास जनता की कोई आवाज नहीं होती। राजा के पास जनता की कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि जनता जैसी चीज ही राजा के पास नहीं होती। राजा रंजन करता है, वह अनुशासन करता है, व्यवस्था स्थापित करता है। इसलिए वह किसी की सुनता नहीं, उसकी सब सुनेंगे। जिसी समय राजा सुनने लगा वह राज नहीं कर पाएगा, वह भटक जाता है। इसलिए राजतंत्र में जनता नहीं होती, राजतंत्र में प्रजा होती है। एक राजा के लिए उसकी प्रजा महत्वपूर्ण होती है। वह सत्ता का दलाल नहीं होता। मैं राजतंत्र की व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि लंबे समय से, लगभग हम लोग 3000 वर्षों से राजतंत्र से विमुख हो चुके हैं। मैं ऐसा सब 3000 वर्ष क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इतना तो सत्य है कि 2000 वर्ष पहले, यानी 1000 ईस्वी के आसपास में राजतंत्र का समापन हो चुका था। जो इतिहास जानते हैं वह जानते हैं कि हर्षवर्धन
महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में राजतंत्र समाप्त हो चुका था, क्योंकि राजतंत्र के अंतिम प्रतिनिधि राजा हर्षवर्धन ही थे। हर्षवर्धन के समय में ही सामंतवाद चरमोत्कर्ष पर था। यहां तक कि उनके पिताजी भी सामंत थे, राजा नहीं थे। राजा और राजतंत्र की बातें 3000 वर्ष पहले सम्राट अशोक अंतिम राजा थे। भारत भूमि पर अंतिम राजा थे सम्राट अशोक। उनके बाद भारत में राजतंत्र का उत्तर भारत में तो विनाश हो गया। दक्षिण भारत में राजराजा चोल, राजेंद्र चोल, इन सब की चोल वंश के लोग राजा रहे हैं। अब मैं ऐसी व्याख्या क्यों कर रहा हूं? मैं कोई इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं विशुद्ध रूप से राजनीति की बातें करता हूं। तो राजनीति के हिसाब से सम्राट अशोक अंतिम राजा थे, क्योंकि उनके बाद राजतंत्र समाप्त हो चुका है। कुषाण वंश आया, शुंग वंश, लेकिन शुंग भी राजा नहीं थे। उन्होंने राजतंत्र को समाप्त कर दिया था। उसके बाद का कालखंड जो है वह सामंतवाद का है, क्योंकि शुंग ने भी राजा की परिभाषा को पूर्ण नहीं किया था। शुंग स्वयं एक दास था, एक कर्मचारी था, इससे ज्यादा नहीं था। राजा में वह सामर्थ्य होता है जिसे कहा जाता है संप्रभुता। वह मूर्त होती है। मूर्त होने का मतलब है वह सार्वभौम सत्ता का स्वामी है। उसका निर्णय उसके अनुचर मानते हैं, उसकी प्रजा उसका अनुसरण करती है, तो वह राजा है, अन्यथा राजा नहीं है। राजा का प्रत्येक कर्तव्य उसके स्वयं के हित में होता है, परंतु ऐसा सम्राट अशोक के बाद देखने को नहीं मिलता। सम्राट अशोक अंतिम राजा मैं क्यों कहता हूं? मैं सम्राट अशोक के प्रति अत्यधिक निष्ठावान और आदर नहीं रखता, क्योंकि सम्राट अशोक अंतिम राजा थे। उन्होंने अपने राजा होने का कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया। राजा का कर्तव्य है कि वह अपना उत्तराधिकारी योग्यतम दे, क्योंकि उसकी प्रजा सभी पुत्रवत होती है, परंतु वह अपने पुत्रों को राज नहीं सौंप सकता। राजा युवराज जिस समय चयन करता है उसी समय वह इस बात का निर्धारण कर ले कि वह प्रजा का जनक हो, अर्थात प्रजा का निर्माता हो। परंतु सम्राट अशोक ने तो प्रजा का निर्माण किया, परंतु जिस प्रजा का उन्होंने निर्माण किया वह उनकी ही प्रजा रह गई। उन्होंने अपने पुत्रों को में से किसी को अपनी प्रजा के निर्माण करने योग्य नहीं बनाया, क्योंकि राजा रंजन करने वाला होता है। राजा जनक होता है और वह अपनी प्रजा का रंजन करता है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में योग्यतम उत्तराधिकारी नहीं दिया। योग्यतम उत्तराधिकारी न देने के कारण उनका साम्राज्य विखंडित हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। जबकि उनके पिता के बारे में बहुत आलोचनाएं जो ग्रंथों में हैं या फिर बौद्ध कथाओं में उसके अनुसार दिया, परंतु एक योग्य राजा का यह कर्तव्य है कि वह योग्य उत्तराधिकारी दे, या तो प्रत्यक्ष रूप से दे या फिर एक योग्य उत्तराधिकारी उसका समापन कर दे। बिंदुसार इसमें सफल रहा। उसने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न अवश्य की कि सम्राट अशोक योग्य राजा बन सके, परंतु सम्राट अशोक ने ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने ही नहीं दी। वह अपने पारिवारिक समस्याओं को समाधान करने में जनता को भूल गया, प्रजा को भूल गया। जनता तो होती नहीं, लेकिन उसने एक उपदेशक की भूमिका निभाई। राजा का कर्तव्य वानप्रस्थ ग्रहण करने का होता है। सम्राट चंद्रगुप्त ने भी वानप्रस्थ ग्रहण किया था। इससे पूर्ववर्ती राजा लोग थे वानप्रस्थ ग्रहण करते थे। अगर कोई योग्यतम राजा वानप्रस्थ ग्रहण नहीं करता, अर्थात वह अपने उत्तराधिकारी के चयन के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं करता कि वह अपनी प्रजा निर्माण करे, तो वह योग्य राजा नहीं है। इसे सम्राट अशोक योग्य राजा नहीं थे। वैसी व्याख्या मैं कर रहा हूं।
तो राजतंत्र की बात यही है कि 3000 साल पहले ही उन्होंने, यद्यपि कालखंड के हिसाब से 3000 वर्ष नहीं गिना जाएगा, परंतु नहीं, तो 2500 वर्ष पहले थे और 2000 ईस्वी भी गुजरा है, तो उस हिसाब से देखिए 3000 साल पहले सम्राट अशोक का कालखंड समाप्त हो गया और इसके बाद योग्य राजा नहीं आए। इसके बाद विदेशी आक्रांता लोग आए, वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापारिक समूह से थे, जैसे कुषाण आए, शक आए, ये पूर्ववर्ती व्यापारी लोग थे। फिर आक्रमणकारी आए और उनकी प्रवृत्ति राजा वाली नहीं थी, वह क्षत्रपों के माध्यम से शासन करते थे, जो सामंतवाद कहलाता है। इसके कालखंड के बाद कई सामंत शासकत्व और साम्राज्य की उच्चतम सीमा तक पहुंचे हैं उत्तर भारत में। कुषाण वंश के बारे में भी ये जानते हैं कि कुषाण साम्राज्य भी बहुत बड़ा था, परंतु कुषाण भी राजा के जैसा कार्य नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने प्रजा का निर्माण नहीं किया। उन्होंने यद्यपि राजतंत्र की परिभाषाओं के अनुकूल कार्य किया, परंतु राजतंत्र में उन्होंने राजा के मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। उनके समय में आर्थिक स्थिति भारत की काफ़ी सुधरी। वो एक व्यापारी समुदाय से थे और उन्होंने व्यापार को उन्नत बनाया, परंतु आम जनता उनके समय में काल कल्पित ही रही। प्रत्येक भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के लोग जो थे, वो उतने समृद्ध नहीं रहे जितना कि बाहरी और व्यापारी लोग रहे, क्योंकि प्रजा जैसी राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा व्यापारी हो तो उसकी प्रजा भी व्यापारी ही होगी, क्योंकि राजा प्रजा का जनक है। अगर व्यापारी राजा है तो प्रजा भी उसकी व्यापारी ही होगी। अर्थात जो व्यक्ति व्यापार नहीं कर रहा था कुषाण काल में, वह व्यक्ति प्रजा नहीं था, और जो प्रजा नहीं था उसका पालन राजा करता भी नहीं था। इसलिए आर्थिक विकास कुषाण काल में बहुत ज़्यादा हुआ। जो इतिहास के छात्र हैं वो जानते हैं कि कुषाण काल में कुषाणों के शासन के अधीन भारत में व्यापारिक समृद्धि और आर्थिक समृद्धि अधिक हुई। तो राजा जैसा वैसी प्रजा, क्योंकि राजा प्रजा का जनक है, प्रजा का निर्माता है, इसलिए व्यापारी अगर राजा हो गया, व्यापारी प्रजा है, और जो व्यापारी नहीं है वह प्रजा नहीं है। अब जो प्रजा नहीं है उसे क्या नाम दिया जाएगा समकालीन समाज में? जो लोग राजतंत्र, सामंतवाद, लोकतंत्र, समाजवाद इत्यादि चीज़ों की परिभाषा से परिचित हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्रजा और राजा संबंध में मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ रहे तो समझ जाइए, राजा प्रजा का निर्माता होता है और उसका पिता होता है। जो सत्ता में सर्वोच्च शक्ति रखता है वही राजा है, जो रंजन करता है वही राजा है। तो सर्वोच्च शक्ति अगर व्यापारिक समूह के पास है या व्यापारिक व्यक्ति के पास है तो वह व्यापार को महत्व देगा। तो स्वाभाविक है कि जो व्यापार करेगा वह प्रजा होगा, यानी वह राजा के नज़दीक होगा। सारे व्यापार का अधिशेष किसके पास जमा होगा? तो राजा के पास जमा होगा, क्योंकि व्यापारी राजा है तो व्यापारी ही प्रजा है। परंतु जो व्यापारी नहीं है समाज में, वह प्रजा नहीं रह जाती, वह क्या हो जाता है? समाज का वह परित्यक्त व्यक्ति ही जनता है, क्योंकि उसे जन कहा जाएगा। साधारण भाषा में जौन मजदूर, श्रमिक, बाकी सारे लोग उसके लिए कार्य करेंगे। और ये सत्य है, अगर कोई भी सबल्टर्निटी की, राजनीतिक इतिहास में सबल्टर्निटी की दृष्टि से अगर कोई पढ़ता है तो इस बात को जानता है कि जिस कालखंड में समाज का बहुसंख्यक वर्ग राजा की मुख्य धारा, शासन सत्ता की मुख्य धारा से अलग है, वह कालखंड किस प्रकार से आर्थिक रूप से प्रगति करता है। जैसा राजा वैसी प्रजा, ये कहावत समाज में व्याप्त है और ये सभी लोग जानते हैं। तो कुषाण शासक व्यापारी वर्ग से थे, इसलिए उनकी प्रजा व्यापारी थी। इसलिए उस समय का इतिहास को अगर जानना है तो आर्थिक इतिहास को समझे हुए उस समय के सामाजिक इतिहास को कोई इतिहासकार भी समझने का प्रयास नहीं करता, आर्थिक उन्नति को महत्व देता है। शक, कुषाण
ये सब व्यापारी थे, और जब भारत में आए, आक्रमणकारी बन करके भी आए या जैसे भी आए, शासन सत्ता स्थापित की, उस समय आर्थिक प्रगति भारत की हुई। खनन उत्खनन में मुद्रा इत्यादि के प्रमाण तो मिलते हैं, परंतु उस समय किसी भी प्रकार के अगर ग्रंथ इत्यादि में देखिएगा तो सामाजिक व्यवस्था में हमेशा व्यापारी के परिप्रेक्ष्य से ही बातें ग्रंथों में मिलती है। जैसे बौद्धिस्ट ग्रंथ हैं, बौद्धों के ग्रंथ है, उसमें जातक कथाएं, उसमें व्यापारियों की कहानियां ज्यादा से ज्यादा पाई जाती हैं, जो कुषाण काल में रचना हुई है। कुषाण काल की जितनी कहानियां मिलेंगी उसमें भी व्यापारी को ही महत्व दिया गया है। जातक कथाओं में व्यापारियों की कथाओं का खूब भरमार मिलता है। घुमा फिरा करके किसी भी जातक कथा में देख लीजिए, व्यापारियों के परिप्रेक्ष्य का वर्णन अवश्य मिलेगा। तो मैंने ये कुषाण काल की बातें की। राजतंत्र में जैसे राजा वैसी प्रजा, क्योंकि राजा प्रजा का निर्माता है, अर्थात जनक है। तो आप समझ रहे हैं कि मैंने व्याख्या कहां से शुरू की, क्योंकि राजतंत्र तो 3000 वर्ष पहले ही भारत से समाप्त हो गया। मैं कुषाण को भारतीय नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता क्योंकि सही में वो भारतीय मूल के नहीं थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह बातें कहने की बात है, ऐसी नहीं है, ये वास्तविकता है। व्यापारिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर बहुत कम रहे हैं प्रारंभ से। वैसे भी मैं कुशवाहा हूँ, खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ। मैं तो कृषि परिप्रेक्ष्य से हूँ। मैं जानता हूँ क्षत्रिय होना क्या होता है और व्यापारी होना क्या होता है। क्षत्रिय उदार होता है, संघर्ष करता है। राजतंत्र का सिद्धांत यही है, भूमि रक्त से अर्जित की जाती है और स्वेद से उपजाई जाती है। परिश्रम जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। अन्य सभी जैविक प्रवृत्तियां तो सामान्यतः सभी जीवों में पाई जाती हैं। तो इन सभी चीजों की व्यवस्था भारत में स्वाभाविक रूप से कृषि से हो सकती है। भोजन भी, यहाँ की उर्वर भूमि है, यहाँ की उर्वर भूमि होने के कारण भोजन की कभी कमी नहीं रही। वस्त्र की भी कमी नहीं, क्योंकि कपास यहाँ बेहतरीन तरीके से उपजाया जा सकता है। जूट, कपास, विभिन्न प्रकार के वस्त्र के लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर है। यहाँ पर चमड़ी खाल के पहनने की आवश्यकता नहीं है। जब इतनी फसलें हैं, इतने सब कुछ है, तो सहज भोजन आवश्यकता है। ये आधुनिक समय के विश्लेषक, एंशिएंट एलियन वाले भी इस सब पर अच्छी खासी व्याख्या करते हैं। संघर्ष किसमें था, कृषि से, ये अलग विषय हो जाता है। तो राजतंत्र में जैसा राजा वैसी प्रजा। तो कुषाण काल के बाद सामंतवाद का युग आता है। कुषाण के बाद शक, पहला पार्थियन भिन्न भिन्न जगहों पर छोटे छोटे शासन केंद्रों के रूप में रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उभरा कौन, श्रीगुप्त का परिवार। वह भी एक श्रेष्ठी और व्यवसायी ही था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कथा परिप्रेक्ष्य यहीं से गुजरती है कि श्रीगुप्त एक व्यापारी और व्यवसायी था। यद्यपि उस समाज में भी ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय लोग विलीन हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। क्षत्रिय थे, परंतु सत्ता में वह सामंत से ज्यादा की हैसियत नहीं रख रहे थे। वह राजा नहीं थे। क्षत्रिय तो थे, परंतु वो राजा नहीं थे। वह अपना कर्म, सैन्य सेवाएं देना, कृषि करना, भू अधिकार रखना, इसी सब के कर्तव्य में लिपटे हुए थे। जैसे लिच्छवी गण के बारे में, लिच्छवाया के बारे में, जिसमें श्रीगुप्त ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह भी किया लिच्छवी राजकुमारी से, कुमार देवी से, और इसके बाद उसे भी राज्य मिल गया, थोड़ा सा जमीन ज्यादा, यानी भू अधिकार तो क्षत्रियों के पास थे, परंतु धन के रूप में धनाढ्य वर्ग जो हो रहा था वह व्यापारी हो रहा था। क्योंकि कुषाण जो थे वह व्यापारी थे, तो उसकी प्रजा भी व्यापारी थी। तो इसलिए कुषाणों के अधीनस्थ श्रीगुप्त भी एक श्रेष्ठी थे, व्यापारी थे, और अधिक धनवान होने के कारण उन्होंने एक क्षत्रिय राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह करवाया और क्षत्रिय का दर्जा हासिल भी किया, और धन के माध्यम से। तो
तो यहाँ पर हम राजतंत्र की बात नहीं कर सकते। यद्यपि इतिहासकार गुप्त काल को राजतंत्र के अधीन रखते हैं, परंतु राजतंत्र की और राजा की परिभाषा के अनुसार श्रीगुप्त न राजा थे, ना ही चंद्रगुप्त प्रथम राजा थे, क्योंकि वो क्षत्रिय भी नहीं थे, एक व्यावसायिक पृष्ठभूमि से थे और क्षत्रिय का दर्जा उन्हें कुमार देवी से विवाह के उपरांत ही प्राप्त हुआ। हाँ, उन दोनों से उत्पन्न हुई संतान क्षत्रिय गुण से संपन्न थी, जिनका नाम था समुद्रगुप्त, और उन्होंने राजतंत्र की परिभाषा के अनुकूल कार्य करने का प्रयास भी किया, क्योंकि माता के संस्कार के अनुसार वो युद्ध प्रवृत्ति और राज प्रशासन करने लगे। और ये सही है कि बीच में वह राजतंत्र थोड़े समय के लिए लाए, लेकिन वह कालखंड भी राजतंत्र की सीमाओं में परिभाषित नहीं होता। समुद्रगुप्त ने राजतंत्र की सबसे मौलिक प्रवृत्ति, जिसे संप्रभुता कहता है, कभी अपने पास नहीं रखी। वो परम भट्टारक थे, राजाधिराज थे। समुद्रगुप्त सम्राट भी बने, परंतु क्या वो सम्राट चंद्रगुप्त की तरह सम्राट थे? नहीं थे। इससे कोई इनकार नहीं करेगा। उन्होंने कभी भी किसी भी सामंत की स्वायत्तता अर्थात उसकी सामंती प्रवृत्ति के हिसाब से उनका भू अधिकार, प्रशासनिक अधिकार अपने हस्तगत नहीं किया। उन्होंने छोटे छोटे राजाओं को राजा रहने दिया और उनसे केवल नाम मात्र का अधिकार लिया कि वो सम्राट हैं। बहुत हद तक छोटे छोटे छत्रप, जैसा कि कुषाण शासन में होता था, छत्रपों की नियुक्ति होती थी। छत्रप होते थे, नियुक्ति का मतलब राजा नहीं करता था। वो लोग जैसे एक व्यापारी, आवश्यक नहीं, उसको जिस जगह पर से जो उपयोगी सामान मिलता है वो ले लेता है, परंतु वो पूरा का पूरा उस कंपनी को ही नहीं खरीद लेता। जैसे एक व्यापारी को, जैसे कि एक दुकान खोले हुए है, समझ जाइए, सिंपल सा प्लम्बर का दुकान खोले हुए है, तो वह किसी कंपनी से प्लास्टिक के मटेरियल ला रहा है, तो किसी के यहाँ से जीआई पाइप ले आता है, किसी के यहाँ से मोटर पंप लाता है, कहीं से टंकी लाता है और अपनी सारी दुकान में जमा कर लेता है। लेकिन वह ऐसा नहीं करता कि सारे के सारे, अगर बहुत धनाढ्य हो गया तो कई तरह की एजेंसियां ले लेता है और सब मिलकर के वह अपने एरिया का सबसे बड़ा डीलर बन जाता है हर चीज़ का। लेकिन वह सारी कंपनियां अपने अधीनस्थ नहीं करता। लेकिन राजा ऐसा नहीं होता। राजा संप्रभुता संपन्न होता है और उसके अंदर क्षमता ये होती है कि राजा प्रत्येक शक्ति स्रोत का स्वामी होता है, परंतु समुद्रगुप्त ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कई राजाओं को पराजित किया जो छोटे छोटे सामंत ही थे या छोटे छोटे क्षत्रप थे, उन्हें पराजित किया। उनकी शक्ति को हस्तगत नहीं किया, सीधा शासन उसके क्षेत्र में नहीं किया, बस उससे अधिशेष लिया और अपने राजधानी को समृद्ध बनाया, सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर के, अर्थात केंद्रीकृत सत्ता का अभाव। राजा वो होता है जिसमें केंद्रीकृत सत्ता होती है, परंतु समुद्रगुप्त में केंद्रीकृत सत्ता का अभाव था उस कालखंड के हिसाब से आलोचना। तो इससे सिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त भी राजा नहीं थे। मैं इस बात को सिद्ध कर रहा हूं कि 3000 वर्ष पहले ही राजतंत्र भारत से समाप्त हो चुका था और राजतंत्र में संप्रभुता राजा के पास होती है। राजा चाहे लाखों किलोमीटर दूर हो, लेकिन लाखों किलोमीटर दूर उसकी जो प्रजा होती है वह उस राजा के पुत्र के समान होती है, अर्थात उसके सारे सामर्थ्य उस राजा के समान होते हैं। बड़ी अद्भुत बात मैं कह रहा हूं, ऐसा संभव है क्या? हाँ, होता था। अगर गुप्त काल से पहले, अगर मौर्यन एम्पायर जिसको कहते हैं, क्या उससे पहले के अधिकार की बातें करें, रामायण में रामचंद्र कहाँ थे? वन में थे। फिर भी उन्होंने बाली को क्यों कहा कि तुम मेरे अधीनस्थ, मेरे क्षेत्र में हो? क्योंकि वह राजा थे, अयोध्या से दूर थे, फिर भी उन्हें राइट थे वही जो अयोध्या में बैठे हुए राजा के, क्योंकि उनके ही वंश का शासन रहा है। ऐसे ऐसे कहीं भी कुमार नियुक्त होते थे। मौर्य शासन में भी कुमार जो होते थे राजा के पुत्र होते थे, या जो भी व्यक्ति होता था
प्रांतपाल होता था उसके अधिकार राजा के तुल्य ही होते थे और राजा के समतुल्य ही उसके अधिकार होते थे। उसके अधिकार में कहीं कोई कमी नहीं होती थी। अगर कोई राजा की प्रजा है तो जो राजा की प्रजा होगा उसका अधिकार बिल्कुल राजा के तुल्य होता है। तो राजतंत्र की को बिना समझे हुए राजतंत्र को लोग आजकल गाली देते देते इतने पका चुके हैं कि राजतंत्र कहीं ना कहीं धूमिल हो गया है। इसलिए मैं स्वयं एक राजा हूँ, मैं राजा हूँ, इसलिए मैं राजतंत्र की बातें करता हूँ। मैं लोकतंत्र का आलोचक हूँ क्योंकि मैं राजा हूँ और मैं बता रहा हूँ राजा में प्रजा में क्या संबंध होता है। राजा प्रजा का जनक है, प्रजा का निर्माता है और राजा और प्रजा के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। यही राजतंत्र है। तो मैं राजतंत्र को इस छोटे से वीडियो वार्ता में स्पष्ट किया हूँ कि राजतंत्र क्या है। राजतंत्र की व्याख्या में मैंने कई व्याख्याएं विस्तार से की हैं इसमें, इसलिए अगर समझने में कष्ट होगा तो आप कमेंट करें। अगली वार्ता में उन कमेंट्स का, आपकी टिप्पणियों का मैं समाधान करूंगा। यदि लगता है कि बकवास मैं कर रहा हूं तो त्याग दीजिए, कोई बात नहीं है, इसको इग्नोर कीजिए। लेकिन मैं जानबूझ करके आज राजतंत्र की परिभाषा और राजतंत्र की वास्तविक स्थिति पे वार्ता किया हूं क्योंकि बहुत दिनों से लोकतंत्र पर तो बहुत ज्ञान मिल जाता है। पाठ्य पुस्तक राजनीति आज लगभग 200 वर्षों से अगर इतिहास देखा जाए दुनिया का तो लोकतंत्र से प्रभावित इतिहास रहा है। कोई भी आज का तंत्र है, वह साम्यवाद हो, समाजवाद हो, कोई भी वाद हो, वह लोकतंत्र का ही अपरूप है, उपसमुच्चय है। इसलिए लोग किसी भी वाद या विवाद में प्रवेश करेंगे वह घुमा फिरा करके लोकतंत्र के पास चला जाता है। राजतंत्र की समझ तो विलुप्त ही हो गई है। इसलिए मैंने आज इस राजतंत्र पे बात की। मेरी वार्ता है राजतंत्र पे और राजतंत्र पे बेहतर ज्ञान रखने वाला केवल राजा ही हो सकता है। दलाल, बिचौलिया, नेता, राजनीतिज्ञ जिसे कहते हैं वो नहीं हो सकता क्योंकि राजा ही जानता है कि राजतंत्र क्या है। और राजतंत्र में प्रजा और राजा के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। प्रजा राजा का चयन नहीं करती, राजा प्रजा का निर्माता होता है। और जो राजा प्रजा का निर्माता नहीं होता उसका तंत्र तुरंत समाप्त हो जाता है। तो मैं राजा हूं और सीधी सी बात है, मैं प्रजा की बातें करता हूं, मैं जनता नहीं। ये वार्ता अलग करूंगा मैं कभी कि मैं जनता नहीं हूं। कैसे? मैं राजा हूं और मैं अपनी प्रजा की खोज में हूं कि मैं अपनी प्रजा का निर्माण करूं। मुझे लोकतंत्र से घृणा है क्योंकि इस लोकतंत्र ने मुझे बहुत सताया है। राजा की प्रजा से और राजा की प्रजा और राजा के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। राजा प्रजा का निर्माता है, वह प्रजा पालक है, वह शक्ति का स्रोत है। राजा संप्रभुता है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, प्रजा का पिता है। इसलिए राजा के बीच में कोई दूसरा नहीं, राजा का निर्माता कोई नहीं, उसका कोई चयन नहीं कर सकता। राजा प्रजा का निर्माता है और राजा की प्रत्येक प्रजा चूंकि उसकी पुत्र तुल्य होती है, इसलिए राजा की प्रत्येक शक्ति उसकी प्रजा में भी उसी स्वरूप में प्रस्तुत होती है, उपलब्ध होती है और प्रकट होती है। अगर राजा सम्माननीय है तो उसकी प्रजा भी सम्माननीय ही होती है। इस व्याख्या को गंभीरता से समझिए। यदि मैंने व्याख्याओं में बताया कि राजा
व्यापारी है तो उसकी प्रजा भी व्यापारी होती है। अगर उसका राजा का सम्मान है तो उसकी प्रजा का भी सम्मान होता है। आधुनिक इतिहास के संदर्भ में सरल सा उदाहरण देता हूं। भारत में जिस समय अंग्रेजों का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी भारतीय सामंतशाही नवाबों से आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी उसको जी भर के लतियाता था, बेइज्जत करता था। रॉबर्ट क्लाइव क्या था? एक नौकर था, एक साधारण कर्मचारी से क्लर्क तक गया और क्लर्क से गवर्नर जनरल बन गया। उसकी आर्थिक स्थिति से कहीं ज्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी भारतीय नवाबों की। वह एक कर्मचारी था, एक नौकर था, फिर भी वह भारतीय नवाबों की जी भर के बेइज्जती करता था। बड़े बड़े एमीचंद सेठ जैसे लोगों की बैंड बजा के रखे हुए था। मीर जाफर इत्यादि को वह सत्ता में दर्द करता, सब उसके सामने सलाम ठोकते भी थे। बाद के भी जितने भी अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे, जो गवर्नर हुए, जो भी हुए, क्यों? बस एक ही कारण था कि वो जहां के राजा थे, वह जहां के नागरिक थे या फिर प्रजा थे, जिसकी प्रजा थे वह तो भारतीयों के किसी भी नवाब का भी बॉस था। तो सम्मान किसका था? सम्मान अगर राजा का है तो उसकी प्रजा भी सम्माननीय होती है। आर्थिक रूप से आप कितने भी सबल हो जाएं, शारीरिक रूप से कितने भी सबल हो जाएं, सामाजिक रूप से भी आप कितने भी सबल हो जाएं, परंतु आपके राजा का सम्मान नहीं है, आपका राजा श्रेष्ठ नहीं है, तो आप निकृष्ट ही रहेंगे। क्योंकि शाह आलम हो या बहादुर शाह जफर हो, वह सम्माननीय नहीं था, वह गुलाम था। तो उसका कारकुन, उसके नवाब कितने भी धनाढ्य थे, उसकी इज्जत एक अंग्रेज कर्मचारी और साधारण सिपाही से भी नीचे थी। इतनी तो समझ में सब लोगों को आती होगी बात कि राजा और प्रजा के बीच का संबंध कैसा होता है। राजा और प्रजा के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, इसीलिए ऐसा होता है। इस वार्ता को अब मैं विराम देता हूं। मेरी यह अंतिम टिप्पणी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में राजा और प्रजा के संबंध को परिभाषित करती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।